हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर। और आज हम लोग हिंदी प्रज्ञान और लेखन योग्यता का 22वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और टारगेट जो है अब हम लोगों का 48 से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो आइए सभी लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हमारे 40 सही है, 45 सही है, 47, जितना भी सही हुआ करे आप लोग कमेंट जरूर किया करें। तो आइए ये देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22। और आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट नहीं, मेहनत करनी ही पड़ती है। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़े क्वेश्चन देखे स्किप कर दिया वीडियो, फिर आगे बढ़ गए, फिर दूसरे पे चले। ऐसे नहीं चलेगा। आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए, किसी की भी करिए। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्लास सिर्फ अटेंड करिए, और टीचर्स पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते, जिसकी भी क्लास करिए रेगुलर करिए और पूरे तरीके से करिए, शॉर्टकट ना अपनाएं। तो आइए अपना वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 में निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। क्वेश्चन है आपका कि जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, उसको क्या कहेंगे आप लोग। ए कल्पनाशील, बी दूरदर्शी, सी कनिष्ठ, डी वरिष्ठ। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति होती है उसे हम कहेंगे दूरदर्शी, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग, दूरदर्शी। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। पूर्णतः स्वच्छ करना, इसका अर्थ क्या होगा, एक शब्द में क्या कहेंगे इसे। ए परिष्कार, बी सुधार, सी आविष्कार, डी स्वेच्छाचार। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, परिष्कार। जिसे पूर्णतः स्वच्छ करना उसे कहेंगे एक शब्द में परिष्कार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं लगा है। किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं लगा है। ए बदकिस्मत, बी लाचार, सी अवरोध, डी हरदम। तो जिसमें उर्दू का शब्द नहीं जुड़ा है, उपसर्ग नहीं जुड़ा है, वो आपका शब्द है अवरोध। बाद बाकी बदकिस्मत, लाचार, हरदम, ये सभी उर्दू के उपसर्ग इनमें ऐड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है। ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। जब कई क्रियाएं मिलेंगी यानी 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलेंगी दोस्तों, तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। किस वाक्य में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। निश्चित परिमाण का बोध कराए उसे हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक। देखिए पढ़ते हैं। ए 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, कुछ आटा और मिलाओ, कोई व्यक्ति आया हुआ है, उस पंखे को साफ करो। यानी जो आपका बात हो रही है, निश्चित परिमाण जो बता रहा है वो ए ऑप्शन आपका बता रहा है कि 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, कुछ आटा और मिलाओ नहीं, कोई व्यक्ति आया हुआ है, उस पंखे को साफ करो। जो आपका परिमाण बोध करा रहा है, निश्चित परिमाण बता रहा है, वो आपका 1 एकड़ वाला है, कुछ आटा है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक में हो जाएगा। कोई व्यक्ति अन्य पुरुष की बात हो रही है यहां पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है। ए कोचवान, बी पछतावा, सी धरती, डी घुमाओ। तो इसका जो राइट आंसर है, तद्धित प्रत्यय जो इंक्लूड है वो आपका कोचवान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। तेते पांव फसारिये जेती लांबी सौर। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। तो यहां पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन के साथ जाएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किस शब्द में संधि नहीं संयोग है। किस शब्द में संधि नहीं संयोग है। ए दुष्कर्म, बी मात्राज्ञा, सी उल्लेख, डी प्रतिज्ञा। तो यहां पर जो राइट आंसर है आपका दोस्तों वो डी ऑप्शन है। यहां पर संधि नहीं है।
दुष्कर्म, दुष्कर्म इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा हो जाएगा। उत प्लस लेख, ये उल्लेख हो जाएगा। प्रतिज्ञा संधि विच्छेद नहीं है, आपका संयोग मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि का उदाहरण देखना है और ये जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं तो यहां से गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको पूरा पढ़ना है कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, पूछा है आपसे, तो पढ़ते हैं इसको। अभ्यागत, एकाएक, ए जलौध, महोसध। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ए ऑप्शन है आपका। देखिए एकाएक, महोसध, जलौध, ये सभी आपके वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है, नहीं पूछा था हमसे, तो ये ऑप्शन लगाएंगे। और एक ट्रिक बता दें हम आप लोगों को कि वृद्धि संधि में आपको डबल कैरी मिलेंगी। जैसे आए तो भी डबल, आओ ये डबल कैरी, बड़ी डबल कैरी जिसमें भी मिले आप टिक कर दें वृद्धि संधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? सार्थक, उपयोगी, दाता, याचक, सी मनुष्यता, पशुता, डी गहरा, उथला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों, आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा है कि विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है, तो सार्थक, इसका निरर्थक होना चाहिए था, तब यहाँ पे सही होता है, इसलिए उपयोगी। तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। दाता का याचक सही है, मनुष्यता पछता होता है, गहरा उथला होता है, यानी आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए शेर, बी बवरशेर, सी व्याघ्र, डी बाघ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएगा, व्याघ्र। ये आपका तत्सम शब्द है, बाद बाकी ये सभी तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पहले बता दें आपको तत्सम और तद्भव होते क्या हैं। तत्सम शब्द ऐसे संस्कृत निष्ठ शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और ऐसे संस्कृत निष्ठ शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तद्भव शब्द का चयन करना है। ए कटुक, बी कसाय, सी कपूर, डी कर्पूर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो सी ऑप्शन के साथ जाएगा, कपूर। ये आपका तद्भव शब्द है। ये कर्पूर जो दिया है ये तत्सम है, कसाय भी तत्सम है, कटुक भी तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। कौन सा शब्द युग्म असुमेलित है? असुमेलित है। प्रमाण, सबूत, परिमाण, मात्रा। प्रसाद, भेंट, प्रसाद, नींव। गज, हाथी, गज, माप। लक्ष्य, लाख, लक्ष्य, उद्देश्य। जो असुमेलित है अर्थात गलत है, वो आपको यहां पर बताना है। तो 13 का जो वी है, प्रसाद, भेंट, प्रासाद, नींव, ये ऑप्शन आपका मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, उसे कहते हैं। ए समृत स्वर, बी विव्रत स्वर, सी फर्स्ट स्वर, डी अग्र स्वर। तो यहां पर जो राइट आंसर है दोस्तों, उन्हें समृत स्वर कहते हैं। जिनमें स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, उन्हें समृत स्वर कहते हैं। 14 का ये। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। निम्न वर्ण में अघोष व्यंजन नहीं है। अघोष व्यंजन नहीं है। ए क, वी, य, सी, थ, डी, फ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो आपका वी ऑप्शन है। यह जो है आपका अघोष व्यंजन नहीं है, बाद बाकी सभी क, थ, फ, फ, ये सभी अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। आपसे सादर है कि आप हमारे यहां मुख्य अतिथि बनकर पधारें। क्या? अनुरोध या अनुग्रह, अभिलाषा, विनय। तो यहां पर जो राइट आंसर दोस्तों बनेगा वो ये ऑप्शन है कि आपसे सादर अनुरोध है। क्या है? अनुरोध है कि आप हमारे यहां मुख्य अतिथि बनकर पधारें। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। राजेश की बातों से होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। ए पीड़ित होकर, या उत्साहित होकर, आंदोलित होकर, या उत्तेजित होकर। तो यहां पर जो राइट आंसर है दोस्तों, उत्तेजित होकर के। क्या? उत्तेजित फिल किया जाएगा यहां पर, उत्तेजित होकर।
उत्तेजित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। 17 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? ए वाच्य प्रयोग, बी पुनरुक्ति, सी पदक्रम संबंधी, डी संयुक्त क्रिया संबंधी। तो यहां पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, पदक्रम संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य को आपका चयन करना है। ए बच्चे को चाकू से काटकर गाजर खिलाओ, कृपया हमारी मांग भी मान लें। सी वहां लगभग 100 लोग थे। डी कृपया मेरे घर आए। तो 19 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ए ऑप्शन। देखिए क्या है इसमें मिस्टेक, अशुद्ध वाक्य आपको देखना था, बच्चे को चाकू से काटकर, कह रहा कि बच्चे को चाकू से काटकर गाजर खिलाओ, जबकि होना क्या चाहिए कि गाजर को चाकू से काटकर बच्चे को खिलाओ। यानी आपका जो राइट आंसर है वो ए के साथ जाएगा, 19 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखना है। ए गाली देना, बी वाद्य बजाना, सी डींग मारना और डी चुगली करना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी के साथ जाएगा, डींगे मारना, गाल बजाना यानी डींग मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हाथ मलना का अर्थ क्या होगा? ए ताली बजाना, बी हाथ धोना, सी पश्चाताप करना, डी हाथ मिलाना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 21 का वो होगा पश्चाताप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 आता हुआ देखिए, पहले पढ़ते हैं पूरा, कि निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश दिए गए हैं 1 और 6 के रूप में, और उनके बीच वाले अंश या र ल व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उन्हें उचित विकल्प चुने। तो आइए देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं पूरा और विकल्प देख लेते हैं क्या है। छोटा करते हैं। पहला देखिए दिया है, सर्वोपरि बुराई यह है कि या उसमें रस लिया जाता है एवं दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य, ला अनुचित एवं निरर्थक पक्ष को उद्घाटित करके आज समाज में किसी के आचरण के मान लिया जाता है। अब आपको मिलाना है यहां पर, देखिए सर्वोपरि बुराई यह है कि आज समाज में किसी के आचरण के अनुचित एवं निरर्थक पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यानी 1 ये हो गया, 2 आपका ये हो गया, ल व ल य र, यानी आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट है, व ल और रा के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, योगदान में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययीभाव समास। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन के साथ जाएगा, सी ए ऑप्शन तत्पुरुष, योगदान, योग के लिए दान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन संधि है? ए विद्या प्लस आलय, ये आपका दीर्घ संधि हो गया, स्वर का दीर्घ संधि, नमः कार का हो जाएगा नमस्कार, वाक प्लस ईसा वागीस, महा इंद्र महेंद्र, अर्थात जो सी ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। विद्या धन आलया ये आपकी दीर्घ स्वर संधि हो गई, विद्या धनालया क्या हो गया विद्यालय, नमःकारा नमस्कार हो गया, वागीसा ये जो वाक प्लस ईसा लिखा है दोस्तों ये बनेगा जाके वागीसा। तो ये आपका
राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। कौंतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, बी विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, सी न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय, डी भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ए चंद्रशिखर, बी चक्रधर, सी चंद्रशेखर, डी चंद्रग्रहण। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो चंद्रशेखर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए अधिकतर, बी अनर्थ, सी प्रतिकार, डी अपरिचित। इसका राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है, अधिकतर में आपका कोई उपसर्ग नहीं लगा है, बाद बाकी अनर्थ, प्रतिकार, अपरिचित इनमें सभी में उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, कृपण शब्द का विलोम क्या होगा? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों, कृपण शब्द का विलोम क्या होगा? ए दानी, बी त्यागी, सी खर्चीला, डी कंजूस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन होगा, दानी। कृपण का विलोम दानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 29 और 30, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्ति के लिए सही अर्थ चुनना है आपको। ए पहला है 29 नंबर, देखिए क्वेश्चन, शीघ्र नष्ट हो जाना, इसे क्या कहेंगे हम? अंग अंग ढीला होना, ओस का मोती होना, सी पका आम होना, डी बावी में हाथ डालना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वी ऑप्शन होगा कि ओस का मोती होना। शीघ्र नष्ट हो जाना, ओस का मोती क्या है? शीघ्र नष्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, हिंदी ना फारसी मियाँ जी बनारसी। क्या कहा कि हिंदी ना फारसी और मियाँ जी बनारसी। देखिए भाई विकल्प चुनिए। ए प्यादे से फजी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, वी छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, सी अहिरन साथ गड़रिया नाचे भेड़ी खाए सियार, डी तन पर नहीं लत्ता औखा पाना अलबत्ता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी के साथ जाएगा कि तन पर नहीं लत्ता उपान खाए अलबत्ता। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि किसका? हिंदी ना फारसी मियाँ जी बनारसी, इसके लिए ये सही कहावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 और 32, इनके लिए शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, धोबिन, धोबिनी, धोबनी, धोबीन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन ही करेक्ट लिखा है, धोबिन इसी टाइप से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी के साथ जाएगा, भागीरथी इस टाइप से करेक्ट लिखा जाएगा, गंगा का पर्यायवाची है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। कैसा वाक्य चुनना है? अशुद्ध वाक्य चुनना है। ए शाह और बेगम सुरैया विमान से उतरे, वी मुझे व्याकरण बहुत कठिन लगता है, सी आंख का काजल निकालने में वह कब चूका है, डी रघु ने अपने रत्न तथा सोना चांदी आदि सब दान कर दिया। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों बनेगा वो आपका बनेगा डी ऑप्शन, रघु ने अपने रत्न तथा सोना चांदी आदि सब दान कर दिया। ये अशुद्ध वाक्य है, किस लिए? कि रघु ने अपने रत्न और सोना चांदी आदि सब कुछ दान कर दिया, ऐसे होना चाहिए, आदि सब कुछ दान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 और 35, निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द चुनना है। तुंग का पर्यायवाची आपको चुनना है यहाँ पे। ए ऊंचा, बी पर्वत, सी प्रचंड, डी मुख्य। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, तुंग मींस ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर, प्रभंजन का अर्थ क्या होगा? प्रभंजन का पर्यायवाची क्या होगा बताना है आपको। ए झंझा, बी प्रचंड वायु, सी विध्वंसकारी, डी तेज हवा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों प्रभंजन को झंझा ही कहा जाता है, ये झंझा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर, राजपुत्र में कौन सा समास? राजपुत्र में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, वी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष और डी कर्मधारय। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, तत्पुरुष, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? ए
शिशु प्लस एक्यम बराबर शिशुएक्यम। वी गौ इंद्र गावेंद्र। सी षटमुख षडमुख। डी चतुः चतुर्कपाल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, शिशु एक के बराबर शिशु एक के। 37 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखु विहंग विचारी, बाज पर आए पानी परी, तू पच्छिन्ना मारी। बिहारी जी का दोहा है दोस्तों ये। इसमें अलंकार पूछ रहा है कि आपका कौन सा अलंकार है। ए अपहृत, बी वक्रोक्ति, सी अतिशयोक्ति, डी अन्योक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन के साथ जाएगा, ये एक अन्योक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 अवलव नसानी अवना नसह्यों में कौन सा रस है। 39 ये गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। समय के लिए कहा कि अवलव नसानी अवना नसह्यों, अभी तक मैं अपना समय नष्ट करता रहा लेकिन अब नष्ट नहीं करूंगा। आप लोग भी कुछ इससे सीख लें। तो इसमें रस बताना है आपको कि ए शांत, बी भक्ति, सी करुण, डी अद्भुत। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन के साथ जाएगा, इसमें शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। ए रोला, बी गीतिका, सी उल्लाला, डी हरगीतिका। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, ये उल्लाला छंद है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। इसमें आपको गद्यांश पढ़ना है। 41 से 45 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप प्रश्न सॉल्व करेंगे। कवि सृष्टि में सौंदर्य का मर्मज्ञ है। वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि का सौंदर्य देखा जा सकता है। कवि सौंदर्य का उपभोग करता है और जब उन्मत्त हो जाता है तब उसके प्रलाप रूप में उसकी उन्मत्तता का कुछ प्रसाद सहृदयों को मिल जाता है। कवि का यह प्रलाप ही काव्य कहलाता है। तत्ववेत्ता और कवि में अंतर है। तत्ववेत्ता मस्तिष्क का निवासी है और कवि हृदय का। तत्ववेत्ता किसका निवासी है दोस्तों, मस्तिष्क का, और कवि जो है वो हृदय का। हृदय त्रिगुणात्मक सृष्टि का केंद्र है। उसी केंद्र में स्थित होकर कवि सृष्टि का निरीक्षण करता है। हृदय मनुष्य मात्र के हैं पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझते ही नहीं। कुछ समझते तो हैं पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उसे प्रकट कर सकें। कवि हृदय की बातें समझता भी है और उसे कह भी सकता है। साधारण जन और कवि में यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसका आपको आंसर करना है इस गद्यांश के अनुसार ही। और आप लोगों के लिए मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां मैं सारी पीडीएफ का लिंक आपको दे दूंगा। वहां से आप लोग अपनी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है क्योंकि ए कविता में तर्क आधारित चिंतन के स्थान पर कल्पना को वरीयता मिलती है। कवि विक्षिप्त प्राणी होता है और कविता उसके तार्किक अतार्किक बिंबों का चित्रण। सी कविता कवि की सौंदर्यानुभूति का सहज उच्छलन होती है। डी कविता में तथ्यों को नहीं भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। तो 41 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन होती है। 41 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 अनुच्छेद की रेखांकित पंक्ति से लेखक का अभिप्राय क्या है। ए त्रिगुणात्मक सृष्टि में कवि के लिए हृदय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बी त्रिगुणात्मक सृष्टि में अधिकांश जन हृदय को मस्तिष्क पर वरीयता देते हैं। सी दैहिक दैविक और भौतिक तीनों गुण हृदय में ही वास करते हैं। सत्य रज और तम तीनों गुणों का वास हृदय में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सत्य रज और तम तीनों गुणों का वास हृदय में ही होता है। 42 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर। सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि ए कवि सौंदर्य का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता है। बी
प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है। सी, कवि स्वयं सौंदर्य का मर्मज्ञ होता है। डी, कवि सौंदर्य अनुभूति की साहित्यिक अभिव्यक्ति करता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका क्या होगा, आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा दोस्तों वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। तत्ववेत्ता और कवि में मुख्य अंतर यह है कि तत्ववेत्ता ब्रह्म विषयक चिंतन करता है, कवि स्वयं ब्रह्म होता है। वी, दर्शन की बात करता है, कवि उससे वास्तविक रूप देता है। सी, अलौकिक आनंद तक पहुंचता है, कवि लौकिक आनंद की सृष्टि करता है। डी, चिंतन को अधिक महत्व देता है, कवि भावना को अधिक महत्व देता है। तो 44 का जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि चिंतन को अधिक महत्व देता है। क्या यहां से पढ़ेंगे, तत्ववेत्ता और कवि में मुख्य अंतर यह है कि तत्ववेत्ता चिंतन को अधिक महत्व देता है और कवि भावना को महत्व देता है। तो 44 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, कवि साधारण जन से कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है कि वह हृदय का मर्म समझ सकता है, साधारण जन ऐसा नहीं कर सकता। वी, समाज का मन मस्तिष्क होता है, साधारण जन उसके निरीक्षण का विषय होते हैं। सी, मनोभावों को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है, साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है। डी, रचना करता है और साधारण जन उसका श्रोता होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है कि मनोभावों को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है, साधारण जन के लिए यह संभव नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के लिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों को विकल्पों से छांट कर लिखना है। तो पढ़ते हैं गद्यांश। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं। फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में तप चुका है वह नहीं, जिसका वास्ता रेगिस्तान से कभी नहीं पड़ा। सुख देने वाली वस्तुएं पहले भी थीं और अब भी हैं। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। भोजन का असली स्वाद उन्हीं को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए रह सकते हैं। जीवन का भोग त्याग के साथ करो, यह केवल परामर्श का उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। चलिए इस पर आधारित पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 46, फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं से लेखक का क्या तात्पर्य है। ए, जो पेड़ पौधों के नीचे जीवन बिताते हैं। वी, जो बहुत गरीब हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है। सी, जिनका लालन पालन सुख सुविधाओं में होता है। डी, जो फूलों से प्रेम करते हैं। तो 46 का जो आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिनका लालन पालन सुख सुविधाओं में हुआ होता है, यह ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, पानी में जो अमृत तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में तप चुका है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। ए, पानी की कीमत प्यासा व्यक्ति ही समझता है। वी, पानी की कीमत रेगिस्तान में रहने वाला ही जानता है। सी, सुखमय जीवन का महत्व वही समझ सकता है जिसने अभाव देखे हों और कठिन परिश्रम किया हो। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है कि सुखमय जीवन का महत्व वही समझ सकता है जिसने अभाव देखे हों और कठिन से कठिन परिश्रम किया हो। तो सी ऑप्शन है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सुख का आनंद किसे अधिक मिलता है। ए, सुखी लोगों को। वी, जिनके पास धन दौलत है। सी, जो सुख प्राप्त के लिए संघर्ष करते हैं। डी, जिन्होंने कभी दुख देखे ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो सुख प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं वही सुख का आनंद अधिक उन्हें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर, जीवन में आनंद प्राप्त करने का क्या उपाय है। ए, कर्म करते रहो। बी, संयम पूर्वक भोगों का सुख लेना। सी, दूसरों को सुख प्रदान करना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है, संयम पूर्वक भोगों का सुख लेना।
क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं। वाक्य किस प्रकार का है? ए सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है। ये वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर और हिंदी के वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको आप लोग एक बार चेक करें और टेस्ट लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।